हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे अभियान एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि मैं एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं एमपीपीएससी प्री 2025 में आपके एमपी जीके के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैं एक एक करके यहाँ पर एक एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लाऊंगा, है ना। तो उस कड़ी में अभी तक मैं जो है तो आपके 3 वीडियो बना चुका हूं, जिनमें आपके मध्य प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्यों में प्रगति है आपके यहाँ पर जीआई टैग और ओडीओपी है आपका। इसके अलावा और यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो बनाया है जिसमें 1857 की आपकी क्रांति और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन है। तो आप जाकर के प्रोफाइल पे जाइए यूट्यूब के और सतत विकास लक्ष्य, जीआई टैग और 1857 की क्रांति वाले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको हर बार एमपीपीएससी में कोई न कोई प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर आपने मध्य प्रदेश के पंचायती राज को पढ़ लिया इस वीडियो में, तो आप ये भरोसा मान करके चलिए कि एक प्रश्न आपके जो एमपीपीएससी प्री 2025 में आएगा वो इसी वीडियो से आने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने अलग अलग किताबों से जो है तो कंटेंट निकाल करके इसको एक साथ जो है तो यहाँ पर जमाया है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज आपका मध्य प्रदेश पंचायती राज। उसके पहले एक ज़रूरी सूचना कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन क्लिक कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो और इसके साथ एक और सूचना कि अगर आप लोग जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसका आप पीडीएफ पाना चाहते हैं और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्यूज पाना चाहते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब आप कहेंगे कि इसकी लिंक कहाँ मिलेगी, तो इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब बहुत हो गया प्रवचन, अब हम लोग आते हैं अपने कहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है याद, मध्य प्रदेश में पंचायती राज। इससे एमपीपीएससी प्री में हर बार प्रश्न आता है। 2020 से 24 तक का पेपर उठा करके देख लीजिए, कोई न कोई प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके ऐतिहासिक परिदृश्य की। तो गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की क्या की थी, स्थापना का प्रयत्न किया था। रिपन को आपके स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो अगर आपके प्रश्न हो कि किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और इतिहास में स्थानीय स्वशासन का जो है तो बहुत अच्छा सुदृढ़ प्रमाण कहाँ मिलता है, तो चोल डायनेस्टी जो आपकी चोल वंश था वहाँ पर आपके जो है तो पंचायती राज या हम कहें स्थानीय स्वशासन का वहाँ पे आपको प्रमाण देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अलावा, अगर हम बात करें कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, तो आपके 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। हम बात करें कहाँ पर हुई थी, तो आपके राजस्थान में हुई थी और राजस्थान का वो आपका नागौर जिला था। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलें और हम लोग बात करें कि आपका जो ये पंचायती राज है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह सभी राज्य इस पर जो है तो नियम बनाते हैं। राज्यों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है। इसके बाद जहां से आपके एमपीपीएससी में प्रश्न आता है उस पॉइंट पे हम लोग पहुंचते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो है तो आपके पंचायती राज। यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं, मतलब पूरे देश में पंचायती राज से संबंधित जो भी आपके क्या हैं अनुच्छेद हैं उनको पढ़ते हैं। यहाँ पर हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे आपको, बस आप लोग इसको देखते जाइए। आपका यहाँ पर पहला अनुच्छेद है 243A और जिसमें आपका ग्राम सभा दिया हुआ है। अब देखिए, ए फॉर आम आदमी, ए फॉर क्या होता है आपका आम आदमी, ठीक। अब जो आपकी ग्राम सभा होती है वो किससे मिलकर के बनती है, बस ये याद करने के लिए है। तो ग्राम सभा आपके आम जन से मिलकर के बनती है। तो आपको ध्यान रखना है 243A में आम जनता होती है और आम जनता से मिलकर के आपकी ग्राम सभा बनती है, इसलिए 243A में आपकी ग्राम सभा है। इसके बाद 243B की बात करें तो यहाँ पर आपके पंचायतों का गठन है। क्या है 243 आपके बी में, 243B में आपके पंचायतों का गठन है। बी फार होता है बाइंड करना, किसी चीज़ को बांधना, गठित करना, आपस में एक साथ मिलाना। तो बाइंडिंग से आपको क्या ध्यान रखना है, गठन ध्यान रखना है। तो पंचायतों का गठन आपके 243B में है। इसके बाद 243C की बात करें, सी फार कंस्ट्रक्शन होता है ना,
सी फॉर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन आपका होता है, और कंस्ट्रक्शन क्या होता है, संरचना तैयार की जाती है, किस चीज़ का निर्माण किया जाता है। तो 243 सी, सी फॉर संरचना या सी फॉर कंस्ट्रक्शन से आप लोग संरचना याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं और अन्य अनुच्छेद को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला अनुच्छेद 243 डी कौन सा है, डी। डी फॉर क्या होता है आपका, डी फॉर डिफेंस। क्या, डी फॉर डिफेंस। तो आपके जो हमारे देश में या राज्य में जो आपके पिछड़े और जो दलित वर्ग के व्यक्ति हैं और महिलाएं जो हैं उनको अपने डिफेंस के लिए, किसके लिए, अपने डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए 243 डी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो डी फॉर डिफेंस, और डिफेंस किस लिए आपका, तो आरक्षण इससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ना। आदिवासी, दलित, SC ST जो भी व्यक्ति हैं और महिलाओं के अपने डिफेंस के लिए उनको क्या मिला है, आरक्षण मिला है, और 243 डी में है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 200 आपका यहाँ पे 45 लिखा है, इसको आप 43 कर लीजिए, है ना। 243 ई में आपका है अवधि। देखिए EAR, इसको पढ़िए, इसका हिंदी में क्या होता है, ईयर। क्या होता है, ईयर। ईयर मतलब क्या होता है आपका, साल, है ना। और साल मतलब यहाँ पर जो है तो अवधि से संबंधित, किससे, अवधि से संबंधित है। तो यहाँ पर ई फॉर ईयर, आपको ईयर वैसे इंग्लिश में तो कान वाला हो रहा है ना, ईयर फॉर कान जो होता है ना, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी में पढ़ना है और हिंदी में ईयर होता है। ईयर मतलब साल, और साल से संबंधित क्या है यहाँ पर, अवधि से संबंधित है। अवधि मतलब क्या होता है, कितने साल की यहाँ पर कार्यकाल है ना। तो कितने साल का होता है पंचायतों का कार्यकाल, 5 साल का, है ना। कितने साल का, 5 साल का। इसके बाद 243 जी की बात करें, यहाँ पर 243 जी में आपका शक्ति एवं उत्तरदायित्व है। देखिए आप कहीं भर भी किसी भी संस्था पे जाते हैं, वहाँ आपको सबसे पहले गार्ड दिखाई देता है। गार्ड किस लिए होता है, वो आपका शक्तिशाली होता है। आपका क्या होता है, जो गार्ड होता है वो क्या होता है, पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है ना। इसीलिए उसको वहाँ पर लगाया जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है जी फॉर गार्ड, और गार्ड कैसा होता है, शक्तिशाली होता है। तो आपके 243 जी में शक्ति है। ठीक, इसके बाद हम लोग किसकी बात करें, तो आपके 243 की बात करते हैं। 243 आई, आई फॉर क्या होता है, इनकम। क्या होता है, आई फॉर इनकम। ठीक, इनकम से क्या है, वित्त आयोग। वित्त के लिए ही, वित्त को मैनेज करने के लिए ही आपका जो है, इनकम को मैनेज करने के लिए ही आपका वित्त आयोग बनाया जाता है ना। कि पंचायतों से कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, इन सभी को करने के लिए वित्त आयोग बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। 243 के में आपका निर्वाचन है। क्या है, निर्वाचन है ना। तो सिर्फ आपको 243 के ध्यान रखना है, बाकी तो सभी आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो आई फॉर इनकम, और इनकम के लिए वित्त आयोग बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको अनुच्छेद याद हो गए होंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करते हैं। और मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए, शुरू करने के लिए कई सारे अधिनियम लाए गए थे। तो यहाँ पर हम लोग जो भी अधिनियम आए थे उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक MPPSC ने अधिनियम से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे हैं, लेकिन आगे चल करके वो इनसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले अधिनियम की बात करते हैं, 1962 का। यह अधिनियम 1962 में मध्य प्रदेश में आया था, और यह मध्य प्रदेश का पहला पंचायती अधिनियम था। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का पहला पंचायती अधिनियम कब आया था, तो ये आपके 1962 में आया था। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका कि किसकी अध्यक्षता में आया था। तो आपको ध्यान रखना है, काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में आया था, और यह 15 सदस्यीय समिति जो थी गठित की गई थी, है ना। इसने त्रिस्तरीय अधिनियम लागू करने का इनका जो प्लान था, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण यह अधिनियम प्रभावी नहीं हो सका। इसके बाद हम लोग अगले अधिनियम की बात करते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम है 1981 का, है ना। इसके तहत क्या है, इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था पर पहली बार चुनाव संपन्न कराए गए थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार चुनाव किस अधिनियम के तहत संपन्न कराए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज अधिनियम 1981 के तहत कराए गए थे, लेकिन ये पूछा जाए कि किस संवैधानिक अधिनियम या संवैधानिक प्रावधान के बाद, जो आपका संवैधानिक प्रावधान बना 1993 में उसके बाद क्या कहते हैं, संविधान में संशोधन के बाद, उसके बाद कौन सा सबसे पहला राज्य रहा चुनाव कराने वाला, तब भी मध्य प्रदेश है। लेकिन वो अधिनियम की बात करें और उसमें आपका 1981 हो और 1993 ना दिया गया हो, तो आपको 1981 लगाना है, क्योंकि 1981 में पहली बार त्रिस्तरीय चुनाव जो है तो हमारे यहाँ हुआ था,
ये 1981 अधिनियम के तहत। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला अधिनियम है जिसके बाद पूरे पंचायती राज की कायाकल्प बदल गई, वो है आपका पंचायती राज अधिनियम आपका 1993। क्या? पंचायती राज अधिनियम 1993। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू हुआ। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश हटा देना है, मध्य प्रदेश नहीं, पंचायती राज अधिनियम 1993 73वें संशोधन अधिनियम के बाद 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू किया गया, है ना। कब लागू किया गया, डेट आपको ध्यान रखनी है, तो 24 अप्रैल 1993 को। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक, क्योंकि राज्य सूची का विषय है तो सभी राज्यों को क्या था कि कुछ एक समय दिया गया था और उस समय काल में उनको सबको अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करनी थी। तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया था, जबकि 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया, है ना। कब? 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया और 30 दिसंबर 1993 को पारित कर लिया गया, है ना। यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि इस समय पे आपके दिग्विजय सिंह जो है तो आपके क्या थे, मुख्यमंत्री थे, है ना। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं इससे संबंधित देखते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया। कब किया गया? 25 जनवरी 1994 को। ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों व नगर प्रशासनों का चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। पूरे देश में जो नई संवैधानिक व्यवस्था बनी उसके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों या नगर प्रशासनों के चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में अभी तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे उनको पढ़ा था, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश के पहले, जब मध्य प्रदेश पूरा भारत आज़ाद नहीं होता उसके पहले भी, और जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद मध्य प्रदेश जब नहीं बना था उसके पहले और बाद में कुछ अधिनियम अलग अलग प्रांतों को लेकर के आए। जैसे सीपी बरार, आपका सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर 1920 में आया आपका पंचायती राज अधिनियम। मध्य भारत पंचायती राज अधिनियम 1949 में आया। विंध्य प्रदेश का आपका 1951 में आया। भोपाल का आपका 1952 में आया। तो ये आपको ये तीन याद रखने हैं, मध्य भारत का 1949, विंध्य प्रदेश का 1951 और भोपाल का 1952। ये तीनों आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। प्रदेश में आपकी जो है तो पंचायती समितियों के बारे में, ये पूरे देश में हमारे क्या की गई थी, पंचायतों को बनाने के लिए कुछ समितियां स्थापित की गई थी जिनके नाम, गठन और उनकी जो व्यवस्थाएं, जो सिफारिश उन्होंने की वो निम्न प्रकार हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति की। ये भी आपको ट्रिक से याद हो जाएगी। तो इसका गठन आपके 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में। और ये किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश कर रहे थे? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश कर रहे थे। देखिए इनका नाम तीन भागों में है, बलवंत, फिर राय, फिर मेहता। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की, है ना। पहली बार त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने सिफारिश की आपको तो ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता ने। और ये कहाँ कहाँ स्तर पर थी? तो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। आज जो भी हम पंचायती राज का ढांचा देख रहे हैं वो जो है तो पूरे तरीके से बलवंत राय मेहता के जो सिफारिश थी उसके आधार पर बनाया गया है। इसके बाद अगली समिति थी जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। क्या? अशोक मेहता समिति अगली समिति है यहाँ पर। और इसका जो गठन किया गया था 1977 में किया गया था और ये द्विस्तरीय है। क्या है? द्विस्तरीय है। देखिए अशोक मेहता भी दो शब्दों में, दो शब्द हैं यहाँ पर, एक अशोक और एक मेहता, इसलिए ये जो है तो द्विस्तरीय है। और द्विस्तरीय में इन्होंने मंडल स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर जो है तो पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की बात कही थी, है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जीवी के राव। क्या है? जीवी के राव 1985 में इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की। इनके भी नाम में 4 शब्द हैं, जीवी के राव। तो आपको ध्यान रखना है, जीवी के राव 4 सदस्यीय जो है तो पंचायती 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की इन्होंने। 4 स्तर कौन कौन से थे? तो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और ग्राम स्तर पर इन्होंने बात की थी रखने की, है ना, सिफारिश की थी। इसके बाद इसमें अगली और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है आपकी एल.एम. सिंघवी समिति। कौन सी? एल.एम. सिंघवी समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। एल.एम. सिंघवी 1986 में गठित की गई थी आपकी समिति और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण चीज़ वो ये है कि आपका त्रिस्तरीय जो है तो यहाँ पर पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी इन्होंने। क्या किया था? त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात इन्होंने की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि आज जो इसको संवैधानिक दर्जा मिला है उसके पीछे किसका हाथ है? एल.एम. सिंघवी समिति का है।
ठीक, तो यहाँ पर हमने जो महत्वपूर्ण समितियाँ थी उनको देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार पंचायत व्यवस्था, यानी कि कितनी जनसंख्या, कितने वार्ड, ये सब कितने और उसके प्रमुख कौन कौन होंगे, ये यहाँ पर आपके टेबल में दिया गया है ना। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आपके सबसे पहले एक तरफ लिखा हुआ है आपकी शर्तें क्या होनी चाहिए, दूसरी तरफ ग्राम पंचायत की कैसी बनेगी व्यवस्था, जनपद पंचायत में कैसी व्यवस्था बनेगी और जिला पंचायत में। तो यहाँ पर देखिए आपके न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए आपके ग्राम पंचायत के गठन के लिए, तो 1000 कितनी होनी चाहिए, 1000 से अधिक। ये प्रश्न आपके एमपीपीएससी में 2022 या 23 में आ चुका है कि ग्राम पंचायत के गठन के लिए कितनी न्यूनतम या अधिकतम जो है तो जनसंख्या कितनी आवश्यक होती है, तो 1000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। इसके बाद जनपद पंचायत में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो आपके 5000 से अधिक। कोई भी जो आपका जनपद पंचायत कब बनेगा, कोई भी क्षेत्र, जब वहाँ की जनसंख्या 5000 से अधिक होगी। और जनपद पंचायत कब बनता है, तो 5 पंचायतों को मिला करके ये बनाया जाता है, इसीलिए इसमें 5000 से अधिक जनसंख्या चाहिए, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में 1000 से अधिक, तो 5 में 5000 से अधिक। इसके बाद जिला पंचायत कब बनता है कोई भी क्षेत्र, तो जहाँ पर आपके कितनी जनसंख्या, 50,000 से अधिक जो है तो जनसंख्या होती है, तो वो आपका जिला पंचायत बन सकता है। हालांकि जिलों में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, जैसे इंदौर में 30-40 लाख है। इसके बाद वार्ड संख्या कितनी होनी चाहिए आपके पंचायत में, तो 10 से 20 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10 से 20 होनी चाहिए। जनपद पंचायत कितने होने चाहिए, 10 से 25। जनपद पंचायत में कितने वार्ड चाहिए आपके, तो 10 से 25। आपको ध्यान रखना है, पंचायत में 10 से 20, जनपद पंचायत में 10 से 25 और जिला पंचायत में 10 से 35 वार्ड होने चाहिए। इसके बाद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के प्रमुख कौन कौन होते हैं, तो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, जनपद पंचायत का आपका जनपद अध्यक्ष और जिला का जिला अध्यक्ष होता है। इसके बाद कार्यकाल की बात करें तो सबका 5-5 वर्ष है। न्यूनतम आयु की बात करें तो सभी की 21-21 वर्ष है ना। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, नगरीय प्रशासन, यानी कि आपके नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद की। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखें इसका, तो है मध्य प्रदेश में 1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर को नगर पालिका बनाया गया। किसको बनाया गया, जबलपुर को नगर पालिका बनाया गया। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है और ये डेट भी याद रखनी है, 1864 ईयर आपको ध्यान रखना है। और कब बनाया गया, 1864 में, और कौन सा क्षेत्र था, तो जबलपुर। इसके बाद मध्य भारत में, ये देखिए ये महाकौशल क्षेत्र का है। अब मध्य भारत में पहला कौन सा है आपका, तो इंदौर है ना। इंदौर को क्या बनाया गया, नगर पालिका। और विंध्य क्षेत्र में सर्वप्रथम दतिया को नगर पालिका बनाया गया। तो मध्य क्षेत्र में आपको या मध्य भारत में इंदौर ध्यान रखना है, विंध्य क्षेत्र में आपको दतिया को ध्यान रखना है और महाकौशल क्षेत्र में आपको जबलपुर को ध्यान रखना है। इसके बाद जबलपुर को 1 जून 1950 को नगर पालिका से नगर निगम भी बनाया गया। क्या कब बनाया गया इसको, 1 जून 1950 को नगर पालिका से नगर निगम। तो पहला नगर निगम आपके मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो ये आपका जबलपुर है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं और नगर पालिका से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके आता है, तो हम लोग इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है 243Q, जिसमें आपका नगर जो आपका पालिका है या नगर जो पूरा आपका नगरीय प्रशासन है उसके गठन की बात है यहाँ पे। तो देखिए क्वाड का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, एक आपने सुना होगा कोऑर्डिनेशन शब्द सुना होगा। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, सबको एक साथ लाना, कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से बातचीत करके एक साथ रखना, कोऑर्डिनेशन रहे है ना। तो कोऑर्डिनेशन कब होगा, गठन करने के लिए, एक साथ रखने के लिए। तो आपको क्यू से क्या ध्यान रखना है, गठन ध्यान रखना है। इसके बाद 243 आर फॉर संरचना, है ना। तो आर से क्या होता है यहाँ पर, आर फॉर रचना। आर फॉर हम क्या याद कर सकते हैं, रचना। आर फॉर रचना से संरचना, आर फॉर रचना और उसके बाद संरचना, आप इससे याद करें। 243 आपकी क्या होती है यहाँ पर, एस। 243 एस में समितियाँ हैं, तो एस फॉर समिति, सा से समिति, एस से सा होता है और एस से समिति, ठीक। 243 टी की बात करें, टी फॉर आपका सीटों का आरक्षण। अब देखिए सीटों का आरक्षण कैसे, तो देखिए टी फॉर क्या होता है आपके, टी फॉर ट्रेन होता है। क्या होता है, टी फॉर आपका ट्रेन होता है और ट्रेन में सीटों का आरक्षण होता है। क्या, रिजर्वेशन होता है, सीट का जो है तो आरक्षण होता है इसमें, है ना। तो टी फॉर ट्रेन में सीटों का आरक्षण होता है। तो 243 से आपकी सीटों का आरक्षण यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद
आगे चलें तो हम बात करते हैं 243U की। 243U में क्या है, आपका कार्यकाल है। तो देखिए, जब किसी का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो क्या करता है, वो यू टर्न लेता है। क्या लेता है, यू टर्न लेता है। कब लेता है, जब कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो आपको 243U से ध्यान रखना है कार्यकाल, है ना। यू टर्न लेगा व्यक्ति जब 5 साल उसका पूरा हो जाएगा, वापस लौटेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 243W की बात करें, है ना। W में शक्ति एवं दायित्व है यहाँ पे। तो देखिए POWER, है ना, क्या पावर, पावर में W आता है। तो शक्तियों को हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, 243 जो है तो W से हम शक्तियाँ ध्यान रख सकते हैं। 243 ZA में चुनाव है। तो देखिए A फॉर क्या होता है, ए से हमें इलेक्शन की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, लेकिन हम लोग कहाँ से ध्यान रखेंगे, ए से। तो ELECTION, इलेक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इलेक्शन। तो 243ZA, ए को ध्यान रखना है। 243ZA में चुनाव है। 243ZD में आपका जिला आयोजन या जिला योजना समिति है, आयोजन नहीं सॉरी, जिला योजना आपके यहाँ पे समिति है। तो यहाँ पर D फॉर डिस्ट्रिक्ट होता है और यहाँ पे D फॉर यहाँ पर जिला भी है आपका। तो आपको ये भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है तो महत्वपूर्ण समितियां देखी। इसके बाद आगे चलते हैं और नगर निकायों की संरचना की बात करते हैं। संरचना के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने पंचायत के लिए, जनपद पंचायत के लिए पढ़ा था, वैसे यहाँ पर नगर निकायों के लिए हम संरचना पढ़ने वाले हैं। एक तरफ शर्तें लिखी हुई हैं और उसके एक तरफ आपकी नगर, जो आपकी नगर से संबंधित जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम, इन ये दिया हुआ है। तो अगर हमें न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, अगर कोई नगर पंचायत बनाना है तो कितनी चाहिए, तो 20 से 50 हज़ार चाहिए। कितनी, 20 से 50 हज़ार चाहिए। नगर पालिका कब बनेगी, तो 50 हज़ार से 3 लाख चाहिए। वहीं नगर निगम की बात करें तो 3 लाख से अधिक चाहिए। तो आपको यहाँ पे संख्या याद रखना है ना। 50 हज़ार से 3 लाख तो नगर पालिका, 20 से 50 हज़ार तो नगर निगम, नगर पंचायत, और 3 लाख से अधिक तो आपका नगर निगम। इसके बाद हम लोग बात करें वार्ड संख्या की। किसकी बात करें, वार्ड संख्या की। तो अगर नगर पंचायत का गठन करना है तो 10 से 20 वार्ड होने ज़रूरी हैं। नगर पालिका का गठन करना है तो 20 से 40 वार्ड चाहिए। नगर निगम का करना है तो आपको 40 से 70 वार्ड जो है तो यहाँ पर आवश्यक है ना। ये तो यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद प्रमुखों की बात करें, कौन किसका प्रमुख होता है, तो जैसे नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, नगर पालिका का भी अध्यक्ष होता है, नगर निगम का आपका महापौर होता है। नगर निगम का कौन होता है, आपका महापौर होता है। यहाँ पर कार्यकाल की बात करें तो सभी का क्या कार्यकाल है, 5 वर्ष, सेम सभी का कार्यकाल। आयु की बात करें तो नगर पंचायत का 21 वर्ष, नगर पालिका की 21 वर्ष, लेकिन नगर निगम का जो है तो 25 वर्ष होता है। किसका, महापौर का जो है तो आप एज यहाँ पर 25 वर्ष होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको महापौर बनना है, चुनाव लड़ना है, तो 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और पंचायतों से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला अन्य तथ्य हमारा क्या है, ग्राम सभा। यहाँ से प्रश्न आपके MPPSC में आ चुका है और वो प्रश्न था कि अगर सरपंच और उप सरपंच आपके अनुपस्थित होते हैं तो जो आपकी पंचायत की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ये प्रश्न आपके 2022 में जहाँ तक है तो मुझे याद है आ चुका है शायद, है ना। तो कब आ चुका है, 2022 या 23 में आ चुका है। आप लोग ईयर देख लीजिएगा, बाकी प्रश्न तो यही था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा जो है तो किस अनुच्छेद में है, तो 243A में ग्राम सभा का वर्णन है। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथों में सौंपना है। यानी कि जनता क्या करती है, सरपंच को वोट देती है, तो यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से देती है, तो इसलिए जो है तो जनता के हाथ में क्या होता है, अधिकार होता है। वो जिसे चाहे उसको बना सकती है, जिसे चाहे उसे कुर्सी से उतार सकती है। ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं से मिलकर के बनती है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, सभी मतदाताओं से मिलकर के बनती है। ये नहीं कि सभी लोगों से, है ना, सभी जो मतदाता होते हैं, जो वोटिंग करते हैं, उनसे मिलकर के बनती है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, मतदाताओं से मिलकर के बनती है। इसके बाद यहाँ पर इसका अगला पॉइंट है, ग्राम सभा की बैठक 1 साल में 4 बार होना आवश्यक है। इसके पहले क्या था कि यहाँ पर हर महीने बैठक होती थी, लेकिन इन्होंने बाद में क्या किया, 2004 में संशोधन किया और इसे साल में 4 बार कर दिया, यानी कि हर 3-3 महीने के उस अवसर पे। इसके बाद ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। मान लीजिए अगर सरपंच अनुपस्थित हो आपका, तो कौन करेगा, उप सरपंच। लेकिन अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा, तो जो आपके 20 महत्वपूर्ण पंच हैं, जो 20 होते हैं, है ना, वो पंच में से जो वरिष्ठ पंच होगा उसके द्वारा जो है तो अध्यक्षता की जाएगी। यहाँ पर आपका सचिव या फिर हम जनपद पंचायत का आपका जो अध्यक्ष है वो, या CO, ये सब कोई भी इसकी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। आपके जो 20 पंच होते हैं उनमें से जो वरिष्ठ पंच होगा वो उसके द्वारा की जाएगी। ठीक,
इसके बाद महिला आरक्षण की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है तो 50% महिलाओं का जो है तो आरक्षण है पंचायतों में, यानी कि जितनी टोटल हमारे यहाँ पंचायतें हैं उसमें से 50% जो है तो महिलाएं वहाँ पर क्या करती हैं, इलेक्ट होती हैं, वहाँ पे जो है तो सरपंच बनती हैं। लेकिन इसका कोई बहुत असर हमें देखने को नहीं मिला है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है कि महिलाएं तो जीत जाती हैं चुनाव, लेकिन उनकी जगह पे सरपंची कौन करता है, तो उनके पति करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने भी देखा होगा। इसके बाद हम अगला इसमें एक महत्वपूर्ण जो योजना है ग्राम स्वराज योजना। ये पूरे प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना 26 जनवरी 2001 को लागू की गई थी। कब की गई थी? 26 जनवरी 2001 को। इसके बाद पंच परमेश्वर योजना की बात करें तो 9 जनवरी 2012 को ये योजना लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत का सशक्तिकरण है। क्या है? ग्राम पंचायत का सशक्तिकरण करना। इसके बाद पंचायत दर्पण की बात करें तो यह एक वेबसाइट है ना। क्या है? ये एक वेबसाइट है आपकी, जिसे 1 मई 2014 को भोपाल से लॉन्च किया गया। पंचायत दर्पण क्या है? पंचायत दर्पण योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा प्रदत्त एक वेबसाइट है, ठीक, जो कि जो भी इस पंचायत द्वारा कार्य किए जाते हैं, मनरेगा के जो कार्य होते हैं, सभी की इस पे क्या होती है, मॉनिटरिंग की जाती है, सभी की इस पे दस्तावेज रखे जाते हैं। इसके बाद जिला योजना समिति की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? जिला योजना समिति की। तो मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम में 19 यहाँ पर क्या है आपका, मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति जो है तो 19 मई, क्या 19 मई आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, 19 मई 1995 को जो है तो ये पारित की गई थी। इस समय पे जो है तो अधिनियम के तहत इसको सभी जिलों में गठित किया गया, है ना। इसके बाद जो आपका जिला योजना समिति होती है, जो कि जिले में विकास के लिए कार्य करती है, विकास का जो है तो वहाँ पर नियम कानून बना के विकास को सुनिश्चित करती है ना। उसका जो प्रभारी होता है तो प्रभारी मंत्री, यानी कि अगर कैबिनेट में हमारे यहाँ जो भी मंत्री हैं इस समय पे, कैबिनेट में जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो है ना, उप राज्य मंत्री हैं, सभी को क्या किया जाता है, किसी न किसी जिले का प्रभार दिया जाता है, और उस जिले में जो है तो वो जिसका प्रभारी होते हैं वहाँ पर जिला योजना समिति के क्या होते हैं, वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला समिति के पदेन, जिला योजना समिति के पदेन सदस्य के रूप में हमेशा क्या किया जाता है, मनोनीत करने का यहाँ पर प्रावधान है, ठीक। इसके बाद मध्य प्रदेश पंचायिका की बात करें तो यह एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन पंचायत विभाग द्वारा 1997 से किया जा रहा है। इसका प्रकाशन भोपाल से किया जाता है। यंत्रदूत ग्राम की बात करें तो मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से मशीनीकृत जो गांव हैं उनको यंत्रदूत ग्राम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार पंचायतों के चुनाव हुए हैं, तो आप यहाँ पर जब से हमारा निर्वाचन आयोग गठित किया गया है, कब गठित किया गया, 1 फरवरी 1994 से, उसके बाद अभी तक 6 बार चुनाव हो चुके हैं। पहली बार 1994-95 में हुआ था, दूसरी बार आपका 1999-2000 में, और तीसरी बार 2004-05 में चुनाव हुआ। चौथी और पाँचवीं बार, छठी बार की बात करें तो यहाँ पर आपका चौथी बार 2009 से 2010 के बीच में हुआ, पांचवी बार आपका 2014-15 में हुआ, और छठी बार जो अभी पंचायती राज का कार्यकाल चल रहा है, पंचायतों का कार्यकाल चल रहा है, उसके लिए चुनाव जून जुलाई 2022 में किए गए थे। अब जून जुलाई 2022 से 5 साल यानी कि 2026 या 27 में आपका जो है तो फिर से इलेक्शन होगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव देख लिए। अब जो है तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ बची है, वो है पंचायत एवं नगरीय प्रशासन में प्रमुख पद और चुनाव प्रक्रिया, है ना। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए वो पूछ ले कि आपके महापौर का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या मनोनीत या नाम निर्देशित। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो महापौर का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पदाधिकारी जो हैं उनके पद और चुनाव प्रक्रिया देखें। सरपंच की देखें तो यहाँ पे प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? सरपंच का प्रत्यक्ष होता है, यानी कि जनता सीधे वोट देती है उसको। उप सरपंच की बात करें तो अप्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच को क्या होता है, जो आपका 20 जो पंच होते हैं वो लोग उप सरपंच को वोट करते हैं, यानी कि जनता जो है तो यहाँ पर वोट नहीं करती, इसलिए ये अप्रत्यक्ष है। इसके बाद यहाँ पर जनपद पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो आपकी जनता के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, जनपद पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जबकि आपका अध्यक्ष जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके बाद जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो ये भी अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो आपका चुनाव है वो भी जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और जिला पंचायत के सदस्य आपके जनता के द्वारा चुने होते हैं।
इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो वो भी नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और इसका भी जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रहता है ना। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो वो भी आपका क्या है, अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि नगर पालिका के सदस्य उसका चुनाव करते हैं। महापौर की बात करें तो ये प्रत्यक्ष होता है, यानी कि महापौर के इलेक्शन में जनता स्वयं रूप से भाग लेती है और वोट करती है। ठीक, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की स्थायी समितियां। उसके बाद हमारा पंचायती राज यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपकी 6 प्रमुख समितियां हैं, जिनमें आपकी सामान्य प्रशासन समिति है। यहाँ से आपके एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है ना, कि कौन कौन सी स्थायी समितियां होती हैं, ऐसे ही प्रश्न आ चुका है 2021 में या उसी के आसपास 23-21 जो भी है ना। तो सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, वन समिति, सहकारिता एवं उद्योग समिति, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास कल्याण समिति यहाँ पर जो है तो होती है। तो यानी कि कुल कितनी समितियाँ होती हैं, 6 होती हैं, और इनका सभी का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी इससे प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में आपका पूरा पंचायती राज कवर किया, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो है तो आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, और इसी तरीके के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अपना सहयोग हमें प्रदान कीजिए। धन्यवाद।